यहां पर देखने को मिल रहा है। सब पर हम बातचीत करेंगे, दर्शकों सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बुल्स ने फिर संभाली बाजार की कमान। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने दिया निफ्टी को सपोर्ट। 14,400 के पार। निफ्टी बैंक में 250 अंकों से ज्यादा की तेजी। मिड कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा 1.5% की लगाई चला। 4 दिनों की गिरावट के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में लौटी रौनक। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 4% से ज्यादा चढ़ा। डीएलएफ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 7 से 10% तक भागे। दूसरे रियल्टी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी। शानदार नतीजे और ब्रोकरेज अपग्रेड के बाद माइंडट्री 5% तक उछला। तीसरी तिमाही में करीब 29% बढ़ा कंपनी का मुनाफा। मार्जिन में भी सुधार। नतीजों से पहले लगातार 5 दिनों से गिर रहा था शेयर। ऑटो शेयरों ने फिर पकड़ी रफ्तार। टाटा मोटर्स 4% ऊपर। सीएलएसए ने शेयर पर खरीदारी की दी सलाह। 290 रुपए का लक्ष्य बरकरार। अशोक लेलैंड, मदरसन सुमी में भी अच्छी खरीदारी। ऑयल एंड गैस शेयरों में बढ़ा एक्शन। 2% की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हुए ओएनजीसी और गेल। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी करीब 2% तक की मजबूती। और सीमेंट शेयरों ने दिखाया दम। ग्रासिम, सागर ककातिया और इंडिया सीमेंट के शेयरों में 3 से 4% तक की रफ्तार। आईआरएफसी के आईपीओ का आज दूसरा दिन। अब तक 70% भरा इश्यू। 25 रुपए से 26 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। रिटेलर कोटा रफली 1.25% भरा। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। करीब 450 अंकों से ज्यादा का उछाल फिलहाल सेंसेक्स में, रात 550 अंकों से ज्यादा का उछाल अब सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है। निफ्टी भी 150 से 250 अंकों के आसपास की तेजी दिखा रहा है। बीएसई के सभी सेक्टर्स जो कि हरे निशान में है। दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी फिलहाल कामकाज करते हुए। मिड कैप इंडेक्स में जोरदार तेजी। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1 से 1.5% ऊपर। दोनों इंडेक्सेस कामकाज करते हुए। तेजी का पूरा दारोमदार अगर निफ्टी स्टॉक्स में बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी वेट्स के ऊपर है जो कि मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। अगर सेक्टोरल देखा जाए तो रियल स्टेट आज सबसे बड़ा गेनर। करीब 4.5% का उछाल इस सेक्टर में। और इसका भी स्टार परफॉर्मर डीएलएफ है जो कि करीब 8% की तेजी के साथ अभी कामकाज कर रहा है। 5.25% ऊपर रियल्टी इंडेक्स पहुंच चुका है दिन के ऊपरी स्तरों पर यहां कामकाज। और इसमें भी डीएलएफ 7.5% ऊपर। स्पेशली इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के नंबर्स के बाद इस पूरे स्पेस में बस बनता हुआ दिखाई पड़ा। और मार्केट ने बाकी जितनी भी रियल एस्टेट कंपनीज है जहां पर तेज बिकवाली देखी गई थी हाल फिलहाल में, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया है। आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा है और हैंडल्स भी चल रहे हैं। ट्विटर हैंडल, अगर आपका एफएनओ से जुड़ा सवाल है तो आस्क आवाज एफएनओ आप इस पे अपना ट्वीट कर सकते हैं। और आस्क आवाज कैश ये दूसरा हैंडल है जिसके ऊपर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज के जानकार हमारे साथ मौजूद है। मानस जायसवाल है लखनऊ से। मानस जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बाजार पर आपकी राय चाहेंगे। गैप अप ओपनिंग और उसके बाद स्ट्रांगली मार्केट होल्ड कर रहा है। अच्छी खासी तेजी निफ्टी में है। क्या नेक्स्ट टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे? गुड मॉर्निंग सुमित जी। देखिए आज तो बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। बीच में आपको एक डिप भी देखने को मिला, लेकिन एक वी शेप रिकवरी पिछले करीब 45 मिनट में देखने को मिली है। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद हमें वापस 14,650 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए निफ्टी में खरीदारी करने की राय रहेगी। 14,350 का स्टॉप लॉस रखिए और 14,650 की टारगेट सेट करें। बैंक निफ्टी में थोड़ा इंतजार करिए, जब 32,200 के लेवल्स ब्रेक हो जाए, बैंक निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन होने लगे, तभी वहां पर खरीदारी करिए जी। तो निफ्टी को लेकर तो राय साफ है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी वेट करें। और निफ्टी की सिचुएशन ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है मानस को बैंक निफ्टी के मुकाबले। मानस अभी भी आप तेजी की साइड पे ही कॉल्स लेके चल रहे हैं, और अगर तेजी में है तो कहां पर आप खरीदारी की राय देंगे? देखिए 2 स्टॉक है मेरी नजर में। पहला तो डीएलएफ ने क्लियर ब्रेकआउट दिया है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। ऑलरेडी मेरे ख्याल से जो 290 292 का रेजिस्टेंस था उसको ब्रीच कर लिया है। तो डीएलएफ में तेजी बनेगी। अभी और तेजी देखने को मिलेगी। 315 की टारगेट सेट करिए, खरीदारी करिए। मैंने 284 का स्टॉप लॉस बोला था, लेकिन उसको रिवाइज करके 289 करेंगे। टारगेट वही 315 के बने रहेंगे।
और दूसरा स्टॉक है सीमेंस का। देखिए सीमेंस में भी करीब 5-6 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला और आज फाइनली फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट सीमेंस में देखने को मिला है। तो यहाँ से आपको कम से कम 100-150 रुपए का आपको पोजिशनली देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए 1750 के टारगेट सेट करिए, जो आने वाले 2 दिनों में सीमेंस टेस्ट कर सकता है। तो सीमेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी 1640 के स्टॉप लॉस के साथ। जी, तो 1640 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें, सीमेंस में खरीदारी करें, 1750 का टारगेट रहेगा। और दूसरा डीएलएफ में टारगेट्स को रिवाइज किया गया है, स्पेशली जो जोरदार तेजी देखी जा रही है 8% की, उसके बाद नए टारगेट्स हैं अब 315 के और 284 का नया स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ कोलकाता से मौजूद है, नीलेश मौजूद है। नीलेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नीलेश बात कर रहा हूँ। जी नीलेश जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर जी, मेरा ये सवाल था कि मैंने विप्रो के 300 शेयर बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए। ओके। इसकी प्राइस मैंने लिया था 439 से। तो अभी तो फिलहाल मैं लॉस में चल रहा हूँ 1500-1600 रुपए से। तो क्या मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ? ओके। मानस, विप्रो स्टार परफॉर्मर रहा है, रादर आईटी के लार्ज कैप में टीसीएस, विप्रो दोनों ने, और रादर इन्फोसिस भी, इन तीनों ने एक जोरदार तेजी दिखाई है हाल फिलहाल में। क्या किया जाए? इन्होंने लंबी अवधि के लिए खरीदारी की है, 434 मौजूदा स्तर है, 438 पे खरीदारी है, 4 रुपए पर शेयर घाटा है। नजरिया लंबी अवधि का है तो होल्ड कर सकते हैं इसमें। देखिए एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है पिछले करीब 6 महीने में विप्रो में। स्टॉक मेरे ख्याल से 200 रुपए से लेकर 450 के स्तर तक चला गया था। 2-3 दिन में करेक्शन देखने को मिला है, बट ये जस्टिफाइड है क्योंकि ऑलरेडी एक अपमूव देखने को मिला है। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 20 डे मूविंग एवरेज है। जब तक स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ना फिसले, जो कि 415 रुपए है, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है। बने रहने की राय रहेगी, 415 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। जहां तक बात ऊपर की है, देखिए अब एक टारगेट देना थोड़ा सा मुश्किल है विप्रो में मेरे लिए, लेकिन फिर भी बहुत शॉर्ट टर्म की बात करें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 460-470 के लेवल्स वापस देखने को मिलेंगे। अगर वो लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 520 से लेकर 525 की रेंज में रहेगा। जी, तो 520 525 ये लंबी अवधि के लिए है, आप बने रह सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी भी अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छा है और नंबर्स भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टेक्निकली राय भी आपको दी गई है कि आप बने रह सकते हैं। 500 प्लस की तेजी जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकती है। 460 पर टारगेट रहेगा। बातचीत करते हैं अब प्रवीण से, चंद्रपुर से हमारे साथ मौजूद है। प्रवीण जी नमस्कार। सुप्रभात, प्रवीण शर्मा बोल रहा हूँ चंद्रपुर से। जी शर्मा साहब। एसबीआई के 4 लॉट हैं, 320 का स्ट्राइक प्राइस का। ओके। 3 रुपए 80 पैसा, 76 पैसे पे तो एवरेज प्राइस है। कल काफी ज्यादा गिरा हुआ था, आज बढ़ रहा है। तो स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करें और कितने तक की उम्मीद कर सकते हैं? आप ये इसी महीने जनवरी की बात कर रहे हैं, राइट? जी, जनवरी का ही। ओके। मानस, एसबीआई की 320 की कॉल है, 4 लॉट है और 3 रुपए के भाव पे इनकी बाय है। ये वहां से कल तो टूटा था आज, लेकिन अच्छा पुल बैक है और अब सिचुएशन इनके फेवर में ही है। क्या किया जाए? अभी ये बने रहें, और बने रहेंगे तो स्टॉप लॉस कहां पे मेंटेन करें, ट्रेल कहां तक करें, कैसे आप चाल देख रहे हैं एसबीआई की? देखिए स्ट्रेटेजी अच्छी थी कि पिछले 3 दिन की गिरावट के बाद इन्होंने खरीदारी की है। स्टॉप लॉस ऑप्शन में लगाना होगा तो वो स्टॉप लॉस के स्तर रहेंगे 2 रुपए 50 पैसे के नीचे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैटर्न देखें तो ऐसा लगता है कि अब एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 308 से लेकर 310 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखिए एक प्रॉब्लम है इनके ट्रेड के साथ, वो है टाइम वैल्यू। जो नेक्स्ट एक्सपायरी, जो रिसेंट एक्सपायरी है इस मंथ की, वहां पर शायद आपको टाइम वैल्यू तेजी से घटता हुआ दिखेगा। तो वो उस चीज को ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिले, 4.5 या 5 रुपए के लेवल्स देखने को मिले उस कॉल ऑप्शन में, तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर ले तो बेहतर रहेगा। जी, तो शर्मा साहब आपकी लड़ाई यही कि अभी तो आप बने रहिए, 2.65 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखें, लेकिन टाइम वैल्यू बहुत क्रूशियल है क्योंकि ऑप्शन का आपने ऑप्शन में पोजीशन ले रखी है। तो जैसे जैसे आपको प्रॉफिट मिले, रीजनेबल प्रॉफिट मिले, आप अपनी पोजीशन को हल्का करते चले या फिर निकलते चले, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। मंदार से बातचीत करते हैं, मुंबई से मौजूद है हमारे साथ। मंदार जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मंदार साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरा सवाल है कि मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदे थे 43 रुपीज पे 1000 शेयर। तो ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट क्या रहेगा? ओके। मानस, आईडीएफसी फर्स्ट रिसेंटली जो कंपनी कमेंट्री आई उसके बाद से स्टॉक ने बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म किया है, 47-48 के स्तरों पे पहुंच चुका है। 4 रुपए 5 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट है। मीडियम टर्म में या शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप? और अगर थोड़ा और होराइजन बढ़ाया जाए, नंबर्स को भी वेट किया जाए, तो क्या टारगेट्स रहेंगे आपके हिसाब से? देखिए मेरे ख्याल से मैं 39 रुपीज स्टॉक को रिकमेंड करता रहा हूँ। मैंने शायद 3 से 4 बार स्टॉक को रिकमेंड किया होगा।
पैटर्न अभी भी पॉजिटिव लगता है सुमित जी। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन अंडरटोन काफी बुलिश लगता है। मेरे हिसाब से ये अपनी लॉन्ग पोजीशन में बिल्कुल बने रहे। 20-डे मूविंग एवरेज मेरे ख्याल से 43 रुपीज के आसपास है, तो 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे इनको स्टॉप लॉस रखना है। अगर केवल हम बात करें 15 से 20 दिनों की, तो 15 से 20 दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि शायद यहाँ पर 56-57 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बने रहने की राय रहेगी, 43 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। 43 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखिए मंदार जी, और आप बने रहें। आगे 56 तक की चाल भी शायद यहां देखने को मिले, और कंपनी के नंबर्स डिटेल्स जिस तरह की आए उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। वडोदरा चलते हैं, फिरोज खान हमारे साथ मौजूद है वहां पर। खान साहब नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग खान साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरे पास GMDC 30,000 शेयर है, 40 रुपए का भाव से। जी। अभी मैं कितना रुक सकता हूँ? वैसे आपने क्या टाइम फ्रेम रखा है इसके लिए? तो आपने भी सोचा है इसमें कितना समय आप दे सकते हैं? नहीं, अभी मेरे को 85 तक का टारगेट दिखता है, फिर भी आपके चार्टिस्ट का मेरे को चार्टिस्ट का ओपिनियन लेने का है। ओके ओके। मानस प्रॉफिट में है, अच्छे लेवल्स पे इनकी खरीदारी है और सब्सटैंशियल क्वांटिटी है। 30,000 शेयर है, 40 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 60 रुपए का मौजूदा स्तर है, 20 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट है। इनके खुद के हिसाब से ये मानते हैं कि 85 तक की चाल देखने को मिल सकती है। आपको चार्ट्स कहां तक जाते हुए दिख रहे हैं, क्या लेवल ये देखें? देखिए, बहुत ही अच्छे स्तर पे इन्होंने बाइंग की है स्टॉक में, और नो डाउट जो पैटर्न है स्टॉक का वो पॉजिटिव है। मीडियम टर्म चार्ट्स पे रिवर्सल के पैटर्न बने हैं, तो उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो जो पूरा क्रैक हमने 180 रुपए से लेकर 30 रुपए तक देखा था, उसका 50% करेक्ट करेगा कम से कम। तो वो जो स्तर आते हैं वो 100 और 105 के बीच में आते हैं, तो वहां तक का तो बिल्कुल उम्मीद है। शायद इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, शायद 2 से 3 मंथ का समय लग सकता है, लेकिन मैं उनको ये चीज एडवाइस करूंगा कि अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए 49 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। देखिए 49 पॉइंट क्यों है, वो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, तो लॉजिकली अगर उसके नीचे फिसल जाएगा तो ट्रेंड निगेटिव हो जाएगा। तो 49 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहे स्टॉक में। बड़े टारगेट सेट कर सकते हैं 100 रुपए और 105 रुपए की रेंज। तो खान साहब, आपसे भी बड़ा टारगेट मानस यहाँ पे देख रहे हैं, उनको लगता है 100 रुपए तक की चाल भी देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा समय आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो अभी आप बने हुए हैं, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें ताकि लॉस ना जाए। और दूसरा, आप 100 रुपए तक की चाल भी मानस के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। अनिल से बातचीत करते हैं, मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अनिल साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। बस मेरे पास सर कैनरा बैंक के जनवरी के फ्यूचर है, मैंने 132 के भाव से लिए। ओके। ये पूछना था कि ये 144 तक का लेवल आ जाएगा क्या? 139 140 तक का प्रॉफिट बुक करना चाहिए? चलिए, अभी स्पाइक आया था थोड़ी देर पहले केनरा बैंक के स्टॉक में, और अभी फिलहाल आप प्रॉफिट में भी 138 139 की रेंज में ही कहीं चल भी रहा है। मानस 144 टारगेट अनिल जी देख रहे हैं कि ये आ सकता है या नहीं, आप क्या मानते हैं, ये टारगेट्स मिलेंगे या फिर जहां पर अभी चल रहा है 137 138 139 इसी रेंज में ये प्रॉफिट लेकर निकल जाए अपना? देखिए, मेरा मानना भी ये है कि जो PSU बैंक्स हैं वहां पर अभी और रैली देखने को मिलेगी। कैनरा बैंक एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है जहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, और हर गिरावट पे स्टॉक 20-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद एक नया हाई बना रहा है। और इस बार भी कल जब गिरावट देखने को मिली तो इसने 20-डे मूविंग एवरेज को टेस्ट तो किया, लेकिन उसके नीचे नहीं फिसला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। 131 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। बिल्कुल ये जो उनके टारगेट्स हैं 144-45 के, वो देखने को मिलेंगे। और अगर थोड़ा नजरिया बड़ा रखेंगे तो शायद यहाँ पर आपको 180-85 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा, 2 से 3 मंथ का, लेकिन पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली है कैनरा बैंक जी। तो अनिल जी, आपके लिए राय यही कि आप बने रह सकते हैं, शेयर तेजी में है, आप स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें, अपनी पोजीशन को लॉक करें और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बने रह सकते हैं केनरा बैंक के अंदर। चलिए अब कुछ नंबर्स पे बातचीत करते हैं। मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। शक्ति पंप, जिसके कल नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी स्ट्रांग थे, और उन नंबर्स के बाद आज कंपनी के CFO मिस्टर मारू हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो एक अच्छे नंबर कंपनी ने इस क्वार्टर में दिए हैं, मतलब एक्सेप्शनली बेहतर क्वार्टर मान के चलें, या फिर कंपनी अब परफॉर्मेंस जो है वो प्री कोविड लेवल पर आ चुकी है, अपटिक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे गोइंग फॉरवर्ड भी? नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं CFO नहीं हूँ, CFO हमारे दिनेश पटेल है, मैं एसोसिएट डायरेक्टर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी हूँ। माफ कीजिएगा या कोई बात नहीं। और नहीं रही बात आपके क्वेश्चन की कि प्री कोविड लेवल पे आ चुके हैं, जी हाँ जरूर, हम लोग प्री कोविड लेवल पे आ चुके हैं। और गवर्नमेंट ने अभी कुछ सेक्टर में बहुत अग्रेशन दिखाया है, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट का फोकस दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, और उसी का ये परिणाम है कि अब गवर्नमेंट की जो टेंडर्स हैं वो बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं।
जी सर, क्योंकि कंपनी का जो फोकस है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स में है, जिसपे स्पेशली सोलर पंप साइड जो है वो बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म भी कर रहा है। अभी किस तरह कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है, किस तरह का ट्रैक्शन उसमें देखने को मिल रहा है? अभी इसमें हमारा 60-70% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो सोलर से आता है, और सोलर में डायरेक्ट गवर्नमेंट बिजनेस भी होता है और कुछ हम लोग डायरेक्ट OEM को भी सप्लाई करते हैं। और आगे अगली तिमाही के लिए किस तरह की गाइडेंस कंपनी इसमें मान के चल रही है? अगली तिमाही भी अच्छा ही लग रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट अब यहाँ से और आगे बढ़ रही है, यहाँ से पीछे नहीं आ रही है। और अभी आपने कुछ दिनों पहले एक अनाउंसमेंट और सुना होगा, अब कुसुम में एक नया अमेंडमेंट ये भी आ गया है कि जो अगले साल की जो उनको तैयारी करनी है वो बहुत एडवांस में वो लोग करेंगे। पहले क्या होता था कि वो बहुत एंड मोमेंट पे सारे टेंडर प्रोसेसिंग स्टार्ट होती थी, तो ईयर स्टार्ट होते होते वो काफी 1-2 महीने यूं ही निकल जाते थे, 3 महीने भी ऐसे ही निकल जाते थे फाइनेंशियल ईयर के। लेकिन अब ये प्रोसेसिंग उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट करी है ताकि ये अप्रैल में ही टेंडर स्टार्ट हो जाए। तो कहीं न कहीं वो हर लेवल पे जो ये ऑपरेशनल इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करते जा रहे हैं। जी, आपने कुसुम योजना की बात की, मैं इसी पे आने वाला था कि अभी इस योजना के तहत जो रेवेन्यूज हैं उसका किस तरह का इनपुट आना शुरू हुआ है? आपको लगता है पिकअप हुआ है वहां पर इस पूरी योजना की वजह से? और गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के नंबर्स यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, इसका बहुत पॉजिटिव असर आया है। क्या हो रहा था कि पहले अलग अलग स्टेट के अलग अलग टेंडर होते थे और हमको वहीं से स्टेट वाइज ऑर्डर मिलते थे, क्योंकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी सब्सिडी थी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी थी। जब ये प्रोसेस फॉल्ट हुआ और कुसुम स्टार्ट होना था तो उसके बीच में काफी गैप हो गया था, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी परेशानी हुई, हमारा टर्नओवर भी डाउन हुआ और कुछ लॉसेस भी हमने फेस करे, बिकॉज ऑर्डर बुक होल्ड हो गया था पूरा। उसके बाद से जब कुसुम फिर से स्टार्ट हुआ है तो इसमें अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम कर रही है, और उसकी वजह से सारा ऑर्डर बुक जो होल्ड हुआ था वो सारा रिवर्ट होके पिकअप होना एकदम चालू हो गया है। और उसी का यह परिणाम है कि हमारा Q2 जो है वो काफी अच्छा हुआ, Q3 भी काफी अच्छा हुआ, और आगे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इसी तरीके से अच्छे नंबर आते रहेंगे हमारे। एक्चुअल में मारू साहब, नंबर्स के बाद सही में बाजार ने भी इसको थम्स अप दिया है। कल का अपर सर्किट, आज फिर अपर सर्किट स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और एक अच्छी परफॉर्मेंस आपकी इस क्वार्टर में शानदार बाजार ने भी सराही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं लास्ट क्वार्टर के अच्छे नंबर्स के लिए। उम्मीद है आगे भी इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी जारी रखेगी। शक्ति बम फिलहाल अपर सर्किट पर 5% की तेजी आज भी देखने को मिल रही है। मानस, अगर किसी के पास ये स्टॉक है और जिस तरह की तेजी यहां देखने को मिली है, तो क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? मेरे चार्ट्स अपडेट नहीं हो रहे हैं सुमित जी, मैं शक्ति बम के स्टॉक नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए, फिलहाल तो 18 रुपए ऊपर काम काज कर रहा है और रादर अपर सर्किट पे ही है, लगातार दूसरे सत्र में आज ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस बीच मार्केट्स दिन के ऊपरी स्तरों पर 166 अंक ऊपर अब निफ्टी कामकाज करते हुए, और मिड कैप भी करीब करीब 1.5% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। ओवरऑल सभी इंडेक्सेस तेजी में है, लेकिन लीड करते हुए रियल एस्टेट इंडेक्स 5% से ज्यादा का उछाल यहां पर भी देखने को मिल रहा है। मार्केट में तेजी और बड़ी है, और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब करीब 1.5% से ज्यादा की मूव अभी देखने को मिला है। रियल एस्टेट इंडेक्स करीब 5% ऊपर कामकाज करते हुए, एक स्पाइक मिड कैप स्पेस में जो देखने को मिल रहा है, स्पेशली मिड कैप IT, जिसमें आप L&T इन्फोटेक को देखिए जिसके आज नंबर आने वाले हैं, L&T टेक को देखिए जो करीब करीब 3% ऊपर कामकाज करते हैं। L&T इन्फोटेक 3% है, L&T टेक करीब करीब 5% ऊपर यहां पर भी एक मूव देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी तेजी मिड कैप IT स्पेस में है, जो कि मार्केट को कुछ हद तक सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रही है। मानस, मिड कैप IT में माइंडट्री के नंबर्स और उसके बाद पूरा जो मिड कैप IT है वो स्ट्रांगली बज कर रहा है। L&T टेक, L&T इन्फोटेक, हैप्पीएस्ट माइंड, कोई भी कंपनी उठा ली, सब में एक अच्छी तेजी है। यहां से कोई नाम आप पिक कर पा रहे हैं? देखिए, LTI पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, LTI का चूज करने का एक रीजन ये है कि 2 दिनों की गिरावट के बाद ही 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला है, और अब बेहतरीन लेवल्स पे खड़ा हुआ है। अगर ये 4150 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो सुमित जी मान के चलिए कि शायद यहाँ पर 4320 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो आप खरीदारी करिए 4150 के ऊपर। उस केस में स्टॉप लॉस रखिए 4080 का, और उस केस में आपके जो टारगेट रहेंगे वो 4300 से 4320 के आसपास के रहेंगे। जी, तो दिन के ऊपरी स्तरों के करीब, और L&T इन्फोटेक जिसके आज नंबर भी आने वाले हैं, और एक अनुमान भी है कि मार्केट्स में बेहतर साइड पे इसकी जो डॉलर ग्रोथ है वो आते हुए दिखाई पड़ सकती है। और साथ ही साथ एक अच्छे नंबर्स के बाद आज जो इंडिया मार्ट इंडिया में है वहां पर भी मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ हद तक वहां पर भी सपोर्टिव बाइंग देखने को मिल रही है। वैसे भी लगातार एक फॉल बीते सत्र में, उसके नंबर्स और नंबर्स के बाद आज शेयर करीब करीब 85 रुपये ऊपर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1.5% की तेजी यहां पर भी है। एक और मानस आपसे राय लेना चाहेंगे HDFC बैंक और रिलायंस के ऊपर। दोनों ही मार्केट को एक तरफा सपोर्ट दे रहे हैं। आपने तेजी की बातचीत भी की इन दोनों में।
आगे अब नेक्स्ट लेवल्स क्या होंगे? देखिए, कल भी इवनिंग शो में रिलायंस की बात हुई थी और रिलायंस में मैंने मेंशन किया था कि इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक हो गए हैं और अब यहाँ से शायद अगर हम बिल्कुल कम समय की बात करें तो शायद 2100 और उसके ऊपर 2200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो रिलायंस में तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। 1960 पोजिशनल पेस पे स्टॉप लॉस रखें। अगर आप 1 से 2 दिनों का ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपको 1994 के नीचे रखना है। जी, तो 1994 ये एक स्टॉप लॉस, और आपके लिए जो टारगेट्स हैं वो आपको मानस पहले बता चुके हैं कि 2000 के लेवल्स के ऊपर ये ट्रेड स्ट्रांगली करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज कामकाज कर रहा है। इस हफ्ते के एंड में यानी कि फ्राइडे को इसके नंबर्स भी अवेटेड हैं, तो उससे पहले यहाँ पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल ट्रेडर्स हॉटलाइन में तो इतना ही। कुछ ही देर बाद हम हर्षदा जुड़ेंगे और उनके खिलाड़ियों किस तरह का प्रदर्शन है इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।